तो थोड़ा सा संवैधानिक प्रयास, विधिक प्रयास के बारे में एक आधा संक्षिप्त में चर्चा कर लीजिए, है ना। लिखिए, हेडिंग बना लेंगे, भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए किए गए संवैधानिक व विधिक प्रयास, है ना। लिखिए, शिक्षा की समवर्ती सूची वाली बात हमने पहले लिखी है ना, तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है ना। कुछ नए जो कानून बने हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विधिक प्रयास के अंतर्गत आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए, बोलता हूं मैं, लिखो, है ना, ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 27% स्थानों का आरक्षण, छात्रों के लिए 27% स्थानों में आरक्षण 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, है ना, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा व्यवस्था की गई। 2005 लाया गया, ऐसे लिख लो, 2005 लाया गया। यानी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है, तो उसमें से 27 सीट क्या है, वह ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए, है ना, 27%, है ना। और इसके लिए 93वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। तो ये कानूनी प्रयास जो अलग से हुए हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, आप इसको दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रयास हैं, जैसे यूजीसी एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है ना, यूजीसी की स्थापना को लेकर, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1956, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापना अधिनियम 1956। कुछ एक्ट अभी प्रस्तावित हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी को लेकर है ना, उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। तो भारत सरकार द्वारा खास करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, संवैधानिक में आप वही दिखा देना, संवर्ती सूची, पहले राज्य सूची, और ये, है ना, सांविधिक प्रयास में, विधिक प्रयास में आप ये सब दिखा सकते हैं, है ना। चलते हैं योजनागत प्रयास के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। कुछ विभिन्न पंचवर्षीय योजना, मोटे तौर पर एक एक पंचवर्षीय योजना को हम नहीं देखेंगे, है ना, एक रफ क्या किया गया है। देख रहे हो, इसी को कहते हैं फालतू कमेंट। परिहार समझ गए किसको कहते हैं, तुम पूछ रहे थे ना, इसी को कहते हैं फालतू कमेंट, है ना, यही है फालतू घटिया कमेंट, है ना। लिखिए, अगला एक हेडिंग बनाते हैं, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के प्रसार, शिक्षा के विकास हेतु प्रयास। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ, फर्स्ट टू फिफ्थ, 6 to 8th, 9th and 10th, और 11 and 12th। अब देखो, पूर्ववर्ती कार्यक्रम हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ज्यादातर 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत व्यापक जो है शिक्षा के लिए काम हुआ है। तो हम इन सभी योजना, कब क्या हुआ से क्या मतलब इतिहास से, जो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना है अंतिम, है ना, 2007 से 12, 2012 से 17, इनको ज्यादा हाईलाइट करेंगे और इधर वाले को बस चर्चा कर लेंगे। जैसे आप देखिए, पहली से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया होगा, आप सोचिए मोटे तौर पर। देश आजाद अभी हुआ था और उस समय हमारी शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दूसरा क्या था, हमारे पास शिक्षा के मद में खर्च किए जाने वाली राशि भी क्या थी, बहुत, क्योंकि अंग्रेजों की 200-250 वर्षों की गुलामी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई। इसके अंतर्गत विभिन्न पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हर क्षेत्र में विकास के लिए सार्थक पहल की। तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सभी शामिल है ना। शिक्षा के क्षेत्र में, वेट करो वेट करो वेट करो, अरे कभी कभार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आज सर्वर की प्रॉब्लम है, थोड़ा होल्ड कर लेना, है ना। हाँ, टेक्निकल ग्लिच है थोड़ा आज, तो थोड़ा सा 5, 10, 20 सेकंड वेट कर लेना, है ना। हाँ समझ गया, रुक गई थी, दोबारा चालू हो गई, ज्यादा लंबा नहीं रुकेगा, आज ऊपर से प्रॉब्लम है। हाँ चलिए, हो गया, देख लिया कमेंट, है ना। बोल देता हूं दोबारा, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है सर्वर के एंड पे, है ना, तो थोड़ा सा 10-20 सेकंड होल्ड करना कमेंट करने से पहले, और अगर लंबा होगा तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, अब देखिए, पहली पंचवर्षीय से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया कि शिक्षा का चरणबद्ध तरीके से विकास कैसे किया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रयास हुए, ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, सामुदायिक विकास योजना के तहत स्कूलों की स्थापना की गई, है ना। और ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में ध्यान दिया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग संस्थान थे, उनको थोड़ा रिवाइव करने का प्रयास किया गया। एडल्ट एजुकेशन, जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जो हमारे यहाँ अधिक उम्र के लोग थे जो किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित हो गए, उनकी शिक्षा के लिए काम किया गया। तो मोटे तौर पर जो पहली से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इनमें शिक्षा के क्षेत्र में अवसंरचना, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए काम हुआ। आगे चलकर 6ठी से लेकर 8वीं पंचवर्षीय योजना तक में खास करके शिक्षा में लैंगिक अंतराल को पाटने का प्रयास हुआ, है ना। स्किल बेस्ड एजुकेशन, है ना, कौशल आधारित शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा,
इन सब तरह की शिक्षा के लिए काम किया गया। यानी जो शिक्षा का जो मूल प्रारूप था हमारे यहाँ, उसमें पहले पार्ट पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी को डेवलप करने पर यहां पर बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए यहां पर कार्य किया गया। अब क्या है, यहां पर जो जेंडर गैप है उसको पाटने की कोशिश किया गया। ग्राम नगरीय अंतराल अभी भी ज्यादा है, उसको कम करने का प्रयास किया गया। महिलाओं के कौशल विकास आधारित शिक्षा के लिए प्रयास किए गए। आगे चलकर अगर आप देखें तो 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा की सर्वसुलभता, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सरकार ने कार्य किया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है मोटे तौर पर इस अवधि में बहुत बेसिक काम हुए। सबसे ज्यादा जो मेजर वर्क हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके क्वालिटी एनहांसमेंट को लेकर, वो 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। तो एक पैराग्राफ में यहां तक आप आ सकते हैं, इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक 11वीं और 12वीं को अलग से देखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, लिखिए तेजी से। देखिए, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा प्रयास किए गए। पहली से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना में, पहली से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना में बुनियादी शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बुनियादी सुविधा शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास एवं प्रसार पर अधिक बल दिया गया। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास एवं प्रसार पर अधिक बल दिया गया। इसके अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, प्रौढ़ शिक्षा हेतु, प्रौढ़ एडल्ट एजुकेशन, है ना, प्रौढ़ शिक्षा हेतु विभिन्न प्रयास तथा महिलाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा आदि पर, महिलाओं के लिए होम साइंस, गृह विज्ञान की शिक्षा आदि पर बल दिया गया। पैराग्राफ चेंज करके 6ठी से लेकर 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में, 6ठी से लेकर 8वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण एवं स्त्री शिक्षा, ग्रामीण एवं स्त्री शिक्षा पर विशेष बल, ग्रामीण एवं स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देते हुए शिक्षा के स्तर पर ग्रामीण एवं नगरीय अंतराल तथा, शिक्षा के स्तर पर ग्रामीण एवं नगरीय अंतराल तथा जेंडर अंतराल, जेंडर गैप को कम करने का हर संभव प्रयास किया गया, को कम करने का हर संभव प्रयास किया गया। आगे चलकर 9वीं तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं तथा 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के क्रम में समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों, समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 100% नामांकन, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 100% नामांकन, आज है नेट का इशू है, नाज और सुधा, है ना, कुछ है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 100% नामांकन एवं बच्चों के ठहराव सुनिश्चित करने एवं ड्रॉप आउट की संख्या को रोकने के विभिन्न प्रयास किए गए, ड्रॉप आउट की संख्या को रोकने के विभिन्न प्रयास किए गए। व्यवसाय परक शिक्षा एवं कौशल आधारित शिक्षा पर, व्यवसाय परक शिक्षा एवं कौशल आधारित शिक्षा पर बल देकर एक दक्ष मानव संसाधन विकास की सार्थक पहल भी इस दौरान की गई। है ना। अब 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे डिटेल यहां पर काम हुआ है। 11th एंड पहले 11th 5 ईयर प्लान देखते हैं, समझ लो पहले, फिर नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट है, जब भी एजुकेशन से कुछ भी लिखो तो इन सबको कोट करना, है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना आप सभी जानते हैं, प्लान पीरियड इसका 2007 से 2012। जैसे अगर आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम अगर आपको याद हो तो क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, त्वरित एवं अधिक, है ना, समावेशी विकास, त्वरित एवं अधिक समावेशी विकास, यही थीम थी इसकी, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जरूरी क्या है कि ग्रोथ जो प्रक्रिया है ना, उसमें सबको शामिल करना है। तो कैसे, अगर शिक्षा के अवसर से अवसरों का सृजन हुआ और उस सृजित अवसर तक कौन लोग पहुंचेंगे, जिनके पास बेहतर शिक्षा है ना। तो इस क्रम में 11वीं पंचवर्षीय योजना में
शिक्षा की गुणवत्ता, खास करके मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए काम हुआ। दूसरा, शिक्षा का प्रसार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, या इसको आप कह सकते हैं शिक्षा के विकेंद्रीकरण, शिक्षा के विकेंद्रीकरण। और तीसरा, क्षमता की विचारधारा के आधार पर शिक्षा की उपलब्धता, है ना। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में उसका ये सेंट्रल थीम यही है ना, कि त्वरित एवं अधिक समावेशी विकास, और उस क्रम में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उच्च शिक्षा के क्रम में सबसे बड़ी हमारे यहाँ किल्लत क्या थी, समस्या क्या थी, कि भैया गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं का या तो अभाव है, और जो है उसमें गुणवत्ता नहीं है। तो गुणवत्ता में कमी है, उसको बढ़ाना है। और दूसरा क्या है, गुणवत्तापूर्ण संस्थान की स्थापना। हमारे यहाँ जो भी शिक्षा के केंद्र हैं वो क्या है, आपने कल पढ़ा समस्याओं में कि विकेंद्रीकरण का अभाव है। तभी शिक्षा के, जैसे आप देखिए भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां बहुत सारे इंजीनियरिंग स्कूल हैं, कहां लिखा है 2012 के बाद त्वरित एवं अधिक समावेशी विकास, 2007 से 2012, है ना। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, है ना। विकेंद्रीकरण का मतलब, जैसे मान लीजिए कुछ प्रमुख राज्य है जहां पर बहुत अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज है। बार बार आप सुनते हैं कर्नाटका के बारे में, कर्नाटका के 3 जिले में 100 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज। उतने इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में नहीं है। 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार राज्य है, वहां पर उतने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है जितने की कर्नाटक के 3 जिलों में है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण का अभाव है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब शिक्षा स्कैटर्ड हो, अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्ध हो, विभिन्न राज्यों में शिक्षा के केंद्र हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ प्रमुख राज्यों में ही शिक्षा के केंद्र हो, तो फिर शिक्षा के नाम पर प्रवसन क्या है, बढ़ेगा, प्रतिभा पलायन होगा, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाए कि जो देश के वो क्षेत्र है जो शिक्षा के लिए उपेक्षित है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, वहां आईएम नहीं है, झारखंड बिहार है, आईआईटी नहीं है, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का पार्ट है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, उड़ीसा के क्षेत्र में अच्छे संस्थान का अभाव है, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में है, कुछ भागों में है नहीं। तो शिक्षा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में करना है, उन एरियाओं में जहां पर शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संस्थानों का अभाव है। इसी को हम क्या कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। लास्ट क्या है, समता की विचारधारा, समानता नहीं समता, है ना। जिसको जैसी योग्यता हो, जिसकी जिसकी जैसी आवश्यकता है, उसके अनुरूप शिक्षा की उपलब्धता, है ना। तो समाज के हर जाति वर्ग धर्म के लोग शिक्षा से लाभान्वित, है ना। यानी समाज के हर जाति हर वर्ग के लोग, हर्ष पटेल मैंने कुछ कहा है ना, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, 5-10 सेकंड धैर्य रख लेंगे, हाँ, क्योंकि आज ऊपर से नहीं तो फिर क्लास कैंसिल कर देंगे, और क्या कर सकते हैं, है ना। 1 सेकंड गायब हो तो क्लास रुक गई, है ना। थोड़ा सा आज दिक्कत है ना, रोज क्लास तो करते ही हो ना, तो आज दिक्कत ओवरऑल है, देखते हैं, ज्यादा दिक्कत होगी बंद कर देंगे, और क्या कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य आज रख लेंगे, 5-10 सेकंड, 20 सेकंड मैक्सिमम, है ना। शिक्षा का सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकास मतलब शिक्षा देश के हर क्षेत्र में अवेलेबल हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ प्रमुख राज्य में ही, कुछ प्रमुख शहरों में ही शिक्षा उपलब्ध हो, है ना। तो देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा के, यही हुआ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। लास्ट क्या है, समता की विचारधारा, लोगों की आवश्यकता, लोगों की जरूरत, लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सब का ध्यान रखते हुए क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना। तो इसके लिए 11th 5 ईयर प्लान में एक 3 E's का फॉर्मूला दिया गया। 11th 5 ईयर प्लान में, F for 5 ईयर प्लान में एक फॉर्मूला दिया गया, 3 E's, 3 E, E फॉर एक्सेलेंस, E फॉर एक्सपेंशन और E फॉर इक्विटी। एक्सेलेंस का मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट, यानी उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना, उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना। एक्सपेंशन, उनका विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार, विकास। और इक्विटी, समता की विचारधारा पर आधारित, समता की विचारधारा पर आधारित। मतलब एक्सपेंशन का मतलब है कि जो पहले तो क्या करो, एक्सेलेंस वाले इंस्टीट्यूशन खोलिए। जैसे आपने गौर किया होगा, हमारे यहां पहले क्या स्थिति थी, हमारे यहां आईआईटी लिमिटेड थे, हमारे यहां आईएम लिमिटेड थे, है ना। हमारे यहां ट्रिपल आईटी का कंसेप्ट ही नहीं था, एम्स लिमिटेड थे, है ना। तो जो एक्सेलेंस वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उत्कृष्ट संस्थानों को क्या करना है, खोलना है। आईआईटी हो, आईएम हो, ट्रिपल आईटी हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो, या एम्स हो, एनआईटी हो, ये सब क्या है, राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण संस्थान है ना। ऐसी स्थिति में क्या करना है, इनकी स्थापना करनी है। कहां स्थापना करनी है, जहां है ऑलरेडी नहीं है, तो इनकी स्थापना कहां करनी है, इनका एक्सपेंशन उन क्षेत्रों में करना है जहां पर इनका अभाव है, तो उनका विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार करना है। जैसे एम्स, आप देखिए कि भारत के अलग अलग राज्यों में एम्स की स्थापना की जा रही। आईआईटी, एक जमाने में 5-6 आईआईटी हुआ करते थे, और आज आईआईटी की संख्या 23 के आसपास है। आज 21 जो है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, 31 एनआईटी हो गया। ये जो 10वीं 11वीं और 12वीं है, इसने भारत में उच्च शिक्षा में बहुत काम किया है। तो जो स्थापना करनी है उनको कहां पर, किस आधार पर, समता की विचारधारा के आधार पर, है ना। जो भी समाज के हर जाति धर्म वर्ग के लोग के बच्चे पढ़ सकें,
है ना। तो इतना फीस ना रख दो, एफोर्डेबिलिटी जिसको आप कह सकते हैं कि लोग वहन कर सकें, और अगर वहन कर पाने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए एजुकेशनल लोन तमाम व्यवस्था बना दी जाए, जिससे कि गरीब व्यक्ति का भी बच्चा वो IIT IIM में शिक्षा ले पाए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, समाज के अन्य पिछड़े वर्ग जातियों से जो भी बच्चा है वह किसी भी कारणवश इन शिक्षा से वंचित न हो। तो जो शिक्षा है वो समता की विचारधारा के आधार पर हो। और यही प्लान पीरियड में भारत में देश के विभिन्न राज्यों में एम्स, IIIT, NIT, IIM, ये सभी जो है स्थापित किए गए। इसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेंशन को लेकर बड़ा काम किया है। 11वीं और 12वीं दोनों पंचवर्षीय योजना में इस पर अधिक ध्यान दिया गया सरकार के द्वारा। हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना से ही हो गई थी, लेकिन ये जो है यह इस प्लान पीरियड में अब इसके लिए क्या किया गया होगा, शिक्षा के लिए अतिरिक्त आवंटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कॉलेज खोलना है, यूनिवर्सिटी खोलना है, पैसा चाहिए। और हमारे तो प्लान पीरियड में अधिक से अधिक पैसा पंप किया गया ताकि एजुकेशन के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए, है ना। तो ये सभी प्रयास से 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कार्य किया गया। अब इन्हीं 3 ई में एक और ई ऐड कर दिया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना, 12th 5 ईयर प्लान में। अभी आपने 3 के स्थान पर 4 ई, 4 ई। तो पहला आपने देख लिया ई फॉर एक्सेलेंस, दूसरा एक्सपेंशन, तीसरा इक्विटी, समता की विचारधारा, और चौथा एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार परकता। मतलब 12वीं प्लान पीरियड 2012 से 2017 में मानव विकास, क्षमता के साथ विकास, इन सब पर ध्यान देने। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, एक्सपैंड करना, विस्तार। एक्सेलेंस का मतलब होता है उत्कृष्ट, है ना। इक्विटी का मतलब होता है समता, समझे। तो जो चौथी 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया कि एक्सेलेंस मतलब उत्कृष्ट संस्थानों को स्थापित करना है। कहां? एक्सपेंशन, विस्तार देना है। कहां? उन क्षेत्रों में जहां शिक्षा के ऐसे संस्थान नहीं है, जहां IIT नहीं है, IIM नहीं है, IIIT नहीं है। और इक्विटी, क्षमता की विचारधारा के आधार पर। और एम्प्लॉयबिलिटी, यह भी ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञानचंद नहीं बनाना है ना। शिक्षा कितना रोजगार के लिए योग्य है, सक्षम है, यानी वो रोजगार की संभावनाओं में कैसे अभिवृद्धि करती है। यानी बहुत अधिक अकादमिक शिक्षा प्रदान कर देंगे उससे कुछ नहीं होगा, है ना। रोजगार परकता, कनिष्क, मतलब रोजगार हेतु सक्षम, है ना। एम्प्लॉय, रोजगार हेतु सक्षम, योग्य, यानी जो शिक्षा हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ आकाश पटेल तुम सुधर जाओ परमानेंट तुमको ब्लॉक करेंगे, है ना। मां वाहियात तुम फालतू कमेंट इधर उधर तक तुमको परमानेंट ब्लॉक करेंगे, है ना। काजल और आकाश पटेल नहीं ध्यान दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी है तुम करते रहो, है ना। बिल्कुल अच्छे अच्छे लड़के इस पता नहीं कैसे खराब हो जाते हैं कमेंट के कर। रोजगार परकता का मतलब जो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं वह शिक्षा क्या कर पाए, कितनी रोजगार को प्रोड्यूस कर रही है। मान लीजिए कि स्किल डेवलपमेंट आधारित शिक्षा ही आप नहीं दे रहे, सिर्फ अकादमिक शिक्षा बढ़ा रहे, उससे क्या होगा कि वह शिक्षा जो है वह कितना रोजगार के लिए सक्षम आपके छात्र को तैयार कर रही है। अकादमिक एक्सेलेंस के लिए शिक्षा अलग होती है, बाजार की मांग कुछ और है। जैसे मान लीजिए IIT में आप पढ़ा रहे हैं, अब कंप्यूटर को लेकर विभिन्न पाठ्यक्रम आ गए। अब जैसे आप ही देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा, है ना। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा एक नया क्षेत्र बना है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो हड़प्पा काल वाली शिक्षा नहीं पढ़ाएंगे, है ना। हम कैसी शिक्षा पढ़ाएं जो आज की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना, वह उसमें इन बातों पर ध्यान दिया गया। लिखिए, नोट करिए अब फटाफट 11वीं लिखिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में त्वरित एवं समावेशी विकास, त्वरित एवं समावेशी विकास पर मुख्य बल देते हुए इससे संबंधित शिक्षा के लिए रणनीति, योजना आदि का निर्धारण किया गया। इससे संबंधित रणनीति, योजना आदि का निर्धारण किया गया। कि पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा, पूर्ववर्ती योजना आयोग, अब तो नीति आयोग है आप सभी जानते हैं, पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए PE का फॉर्मूला, PE का फॉर्मूला, PE का फॉर्मूला के आधार पर प्रयास हुए जो निम्न है। पहला E फॉर एक्सेलेंस डैश देकर उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना, उत्कृष्ट संस्थानों की अधिक से अधिक स्थापना पर मुख्य बल, अर्थात IIT, IIM, NIT, IIIT, अर्थात IIT, IIM, IIIT, समझते हो ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT, एम्स, NIT आदि
AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, NIT। दूसरा E फॉर एक्सपेंशन। देखिए, भारत में उच्च शिक्षा के केंद्रीकरण के कारण, भारत में उच्च शिक्षा के केंद्रीकरण के कारण जहां कुछ राज्यों में शिक्षा के बेहतर केंद्र हैं, वहीं बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां ऐसे संस्थानों का व्यापक अभाव है। वहीं ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां ऐसे संस्थानों का व्यापक अभाव है। देखिए, इसी का ध्यान रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, इसी का ध्यान रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन हेतु उत्कृष्ट संस्थानों का विस्तार, उत्कृष्ट संस्थानों का विस्तार देश के उन राज्यों क्षेत्रों में किया गया जहां इसकी अधिक आवश्यकता थी। देश के उन राज्यों में किया गया जहां इसकी अधिक आवश्यकता थी। तीसरा ई फॉर इक्विटी, समता की विचारधारा, समता की विचारधारा पर आधारित, क्षमता की विचारधारा पर आधारित शैक्षणिक प्रणालियों का निर्माण, जिसमें क्षमता की विचारधारा पर आधारित शैक्षणिक प्रणालियों का निर्माण जिसमें समाज के हर वर्ग तबके के छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ ले पाने में सक्षम हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ ले पाने में सक्षम हो। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए, आज है नेटवर्क प्रॉब्लम, चांदनी है, कुछ इशू चल रहा है। मेरी ऑप्शनल की क्लास में बहुत दिक्कत आई थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 3E के स्थान पर एक 4E का फॉर्मूला दिया गया, जिसमें 3E के स्थान पर 4E का फॉर्मूला दिया गया, जिसमें E फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार परकता, 3E के स्थान पर 4E का फॉर्मूला दिया गया, जिसमें E फॉर एम्प्लॉयबिलिटी अर्थात रोजगार परकता पर मुख्य बल दिया गया। रोजगार परकता का आशय, रोजगार परकता का आशय ऐसी शिक्षा प्रदान करने से है जो रोजगार की संभावनाओं में अभिवृद्धि कर सके, ऐसी शिक्षा प्रदान करने से है जो रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि कर पाने में सक्षम हो। तो ये जो है 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए प्रयास क्या हुए, ये आप दिखा सकते हैं। चाहे तो जब भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयास लिखे ना, तो उसमें एक पैराग्राफ में इसको अलग से डिफाइन कर दे, है ना, समथिंग यूनिक होगा आपका आंसर, है ना। तो हमने अब तक क्या क्या देखे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तो संवैधानिक प्रयास, विधिक, योजनागत प्रयास, संस्थागत प्रयास और कार्यक्रम आधारित प्रयास पर बाद में आएंगे। अभी जो एक ज्वलंत मुद्दा है विदेशी शैक्षिक संस्था, इस पर चर्चा करते हैं, है ना। यहां से बहुत सारा सवाल बनने की संभावना है और दिख जाएगा आपको, है ना। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव वातावरण बनाने हेतु विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थाओं के भारत में प्रवेश संबंधित घटनाक्रम, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी को लेकर। अब प्रिया मुझे याद नहीं है, दूसरा लाइन बोल दूंगा, देख लेना वीडियो में, है ना। फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, विदेशी उच्च शैक्षिक संस्था कह लें, इनमें से अधिकांश क्या है, विश्वविद्यालय ही है या विदेशी विश्वविद्यालय कह लें,
तो एक डिबेट है कि क्या भारत में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली अगर इसके प्रवेश की अनुमति देते हैं तो उसके बहुत सकारात्मक प्रभाव होंगे, है ना, उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, है ना। तो इन्हीं सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं अलग से, है ना, जो मैंने आपको उसमें भी बनाया था, है ना, स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि करंट में जो न्यूज में है उसमें सबसे ज्यादा है फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भारत में प्रवेश की अनुमति से संबंधित मुद्दा, और यहां से प्रश्न आपको दिखेगा, है ना। तो चलते हैं थोड़ा सा विदेशी शैक्षिक संस्था, विदेशी शैक्षिक संस्थान, या आम भाषा में लिख लेते हैं विदेशी विश्वविद्यालय, है ना, या विदेशी विद्यालय। पहला इसका आशय क्या है, किसे हम विदेशी विश्वविद्यालय कहेंगे। विदेशी विश्वविद्यालय का आशय, परिभाषा, भारत में स्थापना से लाभ, फायदे, स्थापना के कारण उत्पन्न समस्याएं, चुनौतियां और स्थापना की प्रक्रिया संबंधित घटनाक्रम। जैसे अभी इसके एस्टैब्लिशमेंट को लेकर यूजीसी के कुछ गाइडलाइन आए हैं, उन गाइडलाइन के आधार पर भारत में कई विदेशी विश्वविद्यालयों ने यूजीसी के समक्ष आवेदन भी किया है ना। समाज के हर जाति वर्ग के बच्चे पहुंच पाए, यही बोला था, हर जाति वर्ग धर्म के बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो पाए, वहां तक पहुंच पाए। जाफरी लिख लिया। विदेशी विश्वविद्यालय का आशय क्या है, भारत में स्थापना से क्या इसके लाभ हैं, क्या समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, और लास्ट में लिखा है कि पूरी प्रक्रिया भी क्या चल रही है। पहले तो चर्चा में क्यों रहा है ना, आप समझ सकते हैं कि विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना, मैं सीधे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं एफयू, आप समझ जाना, है ना, फॉरेन यूनिवर्सिटी, एफयू या एफईआई, एफएचईआई लिखा जाता है, फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो चर्चा में क्यों, तो पहले आपने देखा था कि नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी 2005, इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या कहा था कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी, बफरिंग हो रहा है, हम्म, क्या ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या। एक, एक मिनट देख लो अगर आपको लगता है। अरे एक सेकंड के लिए, अनुदेवी सोशियोलॉजी की तैयारी करो, 11 को एग्जाम है। बहुत दिक्कत हो रही है नाज अंसारी, सही कह रहे हो, बहुत ज्यादा। वही तो मैंने कहा कि 5-10 सेकंड 20 से धैर्य कहाँ है, अगर 20 सेकंड हो गया तब तो सुनामी आ जाएगी। क्यों, 1 मिनट रुक गया तो क्लास, हाँ चलिए। अब ये क्यों फॉरेन यूनिवर्सिटी, कहां से कंसेप्ट आया, क्यों आया, न्यूज में बहुत रहा है ना। 2 सेकंड के लिए भी धैर्य कहां है, प्राची सोनी, लोग लिख ही देते हैं। कमेंट टाइप करने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो एनकेसी क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन, याद करिए, पढ़ाया था आपको डिटेल से। नेशनल नॉलेज कमीशन ने क्या कहा था कि भारत में जो हमारा हायर एजुकेशन है ना, उसमें गुणवत्ता बहुत खराब है, तो गुणवत्ता में वृद्धि करना है तो क्या करो, यहां पर फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लाओ, है ना। अरे आवाज बंद कर दिया था मैं, हाँ आ रही है आवाज, ठीक है, हाँ।
और दूसरा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। ये कौन कहा था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। आप देखिए एनईपी, आगे एनईपी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। एनईपी 2020 में भी यही बात कहा गया है ना, कि उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु एफयू या एफएचईआई को भारत में शाखा ब्रांच खोलने की अनुमति होगी, खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी, है ना। बस करो, कमेंट अब हो गया, अंशिका छोड़ो। एनईपी 2020 उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति भी प्रस्तावित कर रही है कि भारत में अगर इंडिया को एज ए नॉलेज ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश होना है तो हमें अपने हायर एजुकेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, शिक्षा को बढ़ाना है, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लानी है, इनोवेशन को बढ़ाना है। तो इन सब के एक्सपेंशन के लिए, इन सब को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तो हमें फॉरेन एजुकेशनल, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यहां पर एस्टैब्लिश करने की अनुमति देगी, है ना। तो ये एनईपी भी कहती है। अब आप सोचिए पहले कि विदेशी शैक्षिक संस्था एफयू या एफएचईआई से आशय क्या है, मतलब किसे हम विदेशी शैक्षिक संस्था कहें या न कहें, है ना। अभी दो बिल इसको लेकर लाया गया पार्लियामेंट में, एक तो यूजीसी के द्वारा ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एजुकेशनल हायर इंस्टीट्यूशंस के ऑपरेशनल को लेकर, और एक इससे पहले 2010 में भी, है ना, एक बिल लाया गया था, फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ एंट्री एंड ऑपरेशन बिल 2010। समझना कि क्या कहता है। जैसे जो भारत सरकार का पहले का कानून नहीं है, वो विधेयक था, पारित नहीं हो पाया। वो क्या कहता था? विधेयक, सॉरी, वो हाँ विधेयक ही हुआ ना। वो कहता था कि एफयू का तात्पर्य वैसे संस्था से है जो अपने मूल देश में 20 वर्ष से कम संचालित हो, 20 वर्षों से कम संचालित हो। मतलब कहने का मतलब कोई नया कल खुला वो फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं कहलाएगा। भारत सरकार, मैं नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार का जो विधेयक आया था, कानून नहीं बन पाया, है ना, उसमें यही कहा गया था कि फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है कि जो कम से कम 20 साल पहले अपने मूल देश में स्थापित हुए थे, पहला। और दूसरा, जिसे अपने देश के उच्च शिक्षा विनियामक द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, मतलब जैसे हमारे यहां यूजीसी है ना, हमारे यहां एआईसीटी है, ये सब क्या है? विनियमन का कार्य करते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के प्रबंधन के लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, है ना, यूजीसी, ये सब क्या है? विनियामक है। तो हमारे यहां जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उनका अगर यूजीसी से एफिलिएशन नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी किसी काम की नहीं। तो यही बात, जो कानून उस विधेयक आया था उसमें यही बात कहा गया, और सरकार यही बात दोहराएगी कि अपने मूल देश में, जैसे मान लो कि कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे मान लीजिए आप यॉर्क यूनिवर्सिटी है, ब्रिटेन की एक नामी है ना, अगर वो अपने देश में कम से कम 20 साल पहले, है ना, वहां स्थापित हुई हो, है ना, तो ये आपको बताना है। दूसरा क्या है? जिसे अपने देश के उच्च शिक्षा विनियामक द्वारा मान्यता, है ना, प्राप्त हो, यानी जैसे हमारे यहाँ यूजीसी हो सकता है, वहां कुछ और हो, है ना। अब आप ये सोचो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के कारण क्या है? आप बताइए कमेंट करके, क्या कारण हो सकता है? कोई भी विदेशी शैक्षिक संस्था, है ना। क्या बोल रहे हो तनिष गुप्ता? समझ नहीं रहे टाइमलाइन में क्या पूछ रहे हो? स्लाइड शो क्यों नहीं हो रही? मतलब क्या बता रहे हो तुम? क्या लिख रहे हो? मैं नहीं समझ रहा हूं, लिखो क्लियर करके, है ना। कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय अपनी शाखा ब्रांच क्यों खोलता है? क्या कारण है? सिर्फ पैसा कमाना, या सिर्फ शिक्षा के व्यवसायीकरण, बाजारीकरण के लिए कि भारत में हमको बहुत बड़ा कस्टमर बेस मिल जाएगा इसलिए चलो भारत में ब्रांच खोल दें? कोई भी, ये सभी कौन से प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। हाँ, शिक्षा का स्तर बढ़ाने से उनको क्या मतलब है? आपके देश की शिक्षा, हाँ ठीक लिख रहे हैं दिलेश्वर, कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय अपनी साख, अपनी प्रभाव क्षमता दुनिया के विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करना चाहता है टू इनहैंस द प्रेस्टीज ऑफ द यूनिवर्सिटी, अपने विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। बाजार भी इसके पीछे एक कारक है ना, कि मान लीजिए वहां पर रेवेन्यू कमाना, हर विश्वविद्यालय और प्राय जो भी यूनिवर्सिटी है वो प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होती है ना, वो कम्युनिटी सर्विस देती है, तो वो अधिक लाभ कमाने के लिए नहीं काम करती है, बल्कि वह समाज सेवा के भाव से काम करती है। तो जो भी विदेशी विश्वविद्यालय है वो शाखा खोलने के पीछे कारण क्या होता है? पहला, प्रतिष्ठा में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दुनिया के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा विश्वविद्यालय की बढ़ाना, लाभ अर्जन, ये भी है थोड़ा, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल लाभ अर्जन। दूसरा, विश्वविद्यालय की दुनिया के विभिन्न भागों में उपस्थिति। तो लाभ अर्जन कैसे होगा? अपनी शिक्षा का प्रसार, उनकी शिक्षा से भारत में प्रसार क्यों करना चाहेगी? अपनी प्रतिष्ठा, हाँ प्रसार का माध्यम प्रतिष्ठा बढ़ाना है। लाभ अर्जन विश्वविद्यालय की दुनिया के विभिन्न भागों में। अब यूजीसी का जो इससे पहले ड्राफ्ट आया था भारत सरकार का, वो ऐसा ड्राफ्ट था 2010 में जब यह विधेयक आया, इसमें ऐसी ऐसी बातें थी कि दुनिया के कई विश्वविद्यालय, है ना, दुनिया के कई विश्वविद्यालय भारत में शाखा ही खोलना नहीं चाहते थे। जैसे एग्जांपल से आप वो समझोगे तो आप समझ जाओगे कि नहीं क्यों इसमें चेंजेस किए गए। जैसे जो
2010 का बिल था, फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ एंट्री एंड ऑपरेशंस बिल, नॉट एक्ट है, बिल 2010। विदेशी शैक्षिक संस्था प्रवेश एवं संचालन संबंधित विनियमन, है ना, वो विदेशी विश्वविद्यालय के लाभ में लिखेंगे दिलेश्वर, है ना। हाँ, वहां पर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, आते हैं, देखिए पहले जो भारत सरकार द्वारा ये बिल है, समझते हो ना जी, बिल और एक्ट में अंतर तो समझते ही होंगे, है ना। ये विधेयक है, अधिनियम नहीं है, मतलब संसद द्वारा इसको पारित नहीं किया गया। लेकिन यह बिल क्या कहता था, तो इस बिल के अंतर्गत विदेशी शैक्षिक संस्था की परिभाषा दी गई, जो मैं आपको भी था। और नई भारत सरकार की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो यही बात अभी भी कह रही है, प्रारूप होगा। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, कल देखेंगे, है ना। चलिए यहीं तक रखिए, यहां से कल बताएंगे, है ना। दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। चलिए, यहां तक में कोई डाउट अगर है तो अभी पूछो फटाफट, 5 मिनट। चलिए, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट है पूछिए फटाफट, यहां से कल देख लेंगे आगे। नहीं फिर चलिए।